हाँ जी, तो पहले लेक्चर में हमने देख लिया था फैराडेज लॉ। अब हम शुरुआत करते हैं लेंज लॉ। फैराडेज लॉ में हमने देख लिया था E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, बट ये माइनस क्यों आ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं ये माइनस क्यों आ रहा है। तो लेंजेस लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ ये कहता है कि द EMF इंड्यूस्ड इन अ कॉइल is in such a direction that it opposes the cause which has produced it। फिर से स्टेटमेंट बता रहा हूँ, देखना क्या है। लेंज लॉ की स्टेटमेंट कुछ ऐसी है, द EMF, ये EMF क्यों इंड्यूस होता है बेसिकली whenever there is a change in magnetic flux। So EMF induced in a coil is in a such a direction that it opposes the cause which has produced it। अब फिर भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। सपोज कि ये आपकी कॉइल है। अब मैं कॉइल कैसे दिखाऊँ, ये ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपकी कॉइल है, एक सिंगल टर्न है, एक वायर है, ऐसा लूप है वायर का। एंड नाउ वी आर मूविंग अ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये मैग्नेट जो है वो नीचे जा रहा है, मैग्नेट नीचे जा रहा है टुवर्ड्स द कॉइल। क्या होगा? देयर इज EMF इंड्यूस इन अ कॉइल एंड हेंस देयर इज अ करंट। बट ये करंट की डायरेक्शन कैसी रहेगी? ये करंट की डायरेक्शन के लिए हमें लेंज लॉ की थोड़ी मदद कर लेनी पड़ेगी। इट अपोजेस द कॉज विच हैज़ प्रोड्यूस इट। कौन? इट यानी EMF अपोजेस द कॉज। व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ EMF? वो है ये चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर नॉर्थ पोल नीचे जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल इज इंक्रीजिंग। फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे ये नॉर्थ पोल नज़दीक आएगा वैसे वैसे फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल इज इंक्रीजिंग। सो EMF उस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि जिसकी वजह से ये फ्लक्स जो है ना वो कम हो जाएगा। वो अपोज करेगा किसको? इंक्रीज इन फ्लक्स को। तो उसके लिए करंट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? ध्यान से देखो। तो फ्लक्स ऐसे जा रहा है, कॉइल में से अंदर जा रहा है। सो करंट विल बी इंड्यूस्ड इन दिस डायरेक्शन। देखो क्यों? क्योंकि अगर करंट ऐसी इस डायरेक्शन में रोटेट होने लगेगा, दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अगर मैं इसको राइट हैंड रूल यूज करता हूं मेरा, तो फ्लक्स बिकॉज ऑफ दिस इंड्यूस्ड करंट विल बी लाइक दिस। ये अपोज करेगा इसको, ये अपोज करेगा इसको। सो दिस इज योर लेंज लॉ। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें डायरेक्शन पता चल जाती है। तो बट यूज़ क्या किया हमने? स्टेटमेंट यूज़ की किसकी? लेंज लॉ की। तो लेंज लॉ स्टेट्स दैट द EMF प्रोड्यूस इन अ कॉइल इज इन सच अ डायरेक्शन दैट इट अपोजेज द कॉज विच हैज़ प्रोड्यूस्ड इट। व्हाट इज द कॉज? कॉज ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बढ़ रहा है। तो EMF उस डायरेक्शन में जनरेट होगा कि जिसकी वजह से फ्लक्स कम होगा। तो फ्लक्स कम करने के लिए उसको करंट ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। बात समझ में आ रही है? ये था आपका लेंज लॉ। लेंज लॉ की वजह से एंड बिकॉज ऑफ दिस अपोजिट इफेक्ट वी आर हैविंग दिस माइनस साइन हियर। बट इन्होंने इसको ना बाद में डिस्कस किया, लेंज लॉ एंड फैराडेज लॉ, ऐसा कोई हेडिंग दे दिया है और वहाँ पे कुछ तो उन्होंने ऐसा कुछ तो डिस्कशन की है, वो से हम देख लेते हैं थोड़ी देर बाद। पहले इससे समझ लो, ठीक है। ये ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ में आ रहा है कि इट विल अपोज द कॉज विच हैज़ प्रोड्यूस्ड EMF। तो करंट जो है ना वो ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगा सो दैट ये करंट क्या करेगा? ये जो फ्लक्स बढ़ रहा है ना उसको वो कम करने की कोशिश करेगा। कम कैसे करेगा? बेसिकली करंट की डायरेक्शन ऐसी सेट हो जाएगी तो उसका जो फ्लक्स है करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है तो वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर जा रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे, फील्ड यानी फ्लक्स, तो दोनों एक दूसरे को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स इट। तो ये था आपका बेसिक लेंज लॉ और उसका इफेक्ट। बेसिकली दिस इज द इफेक्ट। अब हम देखते हैं कि अगर मैग्नेट जो है वो मैं दूर लेके जाता हूँ तो करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी। तो फिर से मैं कॉइल बना लेता हूँ, एक ऐसी कॉइल बना लेता हूँ एंड दिस इज द मैग्नेट। अब ये साउथ है, ये नॉर्थ है। अब पहले इन दिस केस द मैग्नेट वाज कमिंग क्लोजर टू द कॉइल। नाउ दिस मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल। द मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल।
सो नाउ क्या होगा, अब अगर वो दूर जा रहा है इसका मतलब ये हो रहा है कि जो फ्लक्स है वो कम हो रहा है, धीरे 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 जो है फ्लक्स कम होते जा रहा है। तो अब इट विल अपोज दैट कॉज, तो कॉज है फ्लक्स कम होना, तो वो क्या करेगा, फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। देखो फ्लक्स की डायरेक्शन अभी भी यही है, फ्लक्स जो है वो बेसिकली ऐसे जाके वापस से साउथ में आ जाता है, ये ऐसे जाके वापस से साउथ में आ जाएगा, तो फ्लक्स की डायरेक्शन यही है। सो करंट विल बी इंड्यूस्ड नाउ इन दिस केस इफ द मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, तो फ्लक्स कम हो रहा है, सो इट विल अपोज द कॉज। तो कॉज क्या है, रिडक्शन इन फ्लक्स, तो वो फ्लक्स को कम नहीं होने देगा, वो फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। सो इन दैट केस करंट विल बी प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड इन दिस डायरेक्शन। तो देखो अब मैं इसको राइट हैंड में पकड़ता हूँ, तो देखो ये करंट की डायरेक्शन है और ये जो फ्लक्स जनरेट करेगा वो ऐसे करेगा, तो इन शॉर्ट ये ऐसे अंदर से जाने वाला फ्लक्स जो है वो भी बढ़ जाएगा, किसकी वजह से, ये करंट की वजह से ये फ्लक्स जो है वो बढ़ेगा, यानी वो उसे मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो नाउ करंट की डायरेक्शन देखो ये अपोजिट हो गई है, यहाँ पे देखो ये डायरेक्शन है, और यही दो ऑब्जर्वेशंस हमने इसमें देखे थे, पहले लेक्चर के डिस्कशन में देखे थे कि अगर मैं स्विच ऑन करता हूँ तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन एक साइड में है, तो करंट एक साइड में जा रहा है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर मैं सर्किट ऑफ करता हूँ, सो सर्किट ऑफ करता हूँ यानी फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, फ्लक्स इज डिक्रीजिंग इसका मतलब क्या है कि करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट साइड में रहेगी, डिफ्लेक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि करंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे ये दो इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो ये मीनिंग था, ये जो है ये मीनिंग है आपके लेंजेस लॉ का। तो कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे जो दी है ना, वो जो मैंने कही है वो तो नहीं है यहाँ पे, बट एग्जैक्ट ऐसी कोई स्टेटमेंट जैसा उन्होंने दिया नहीं है, बट देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल लेंज लॉ, पेज नंबर है 267, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट इज सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इंड्यूसेस द करंट। ये ऐसी कुछ तो स्टेटमेंट यहाँ पे है, और ये बराबर भी है, स्टेटमेंट बराबर है, इसमें कोई गलत नहीं है, थोड़ा सा बदल दिया है स्टेटमेंट को, जो प्रीवियस स्टेटमेंट थी उसको भी उन्होंने बदल दिया है। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये जो इंड्यूस करंट है इट इज़ अपोजिंग द चेंज, तो चेंज क्या है, इन दिस केस चेंज क्या है, इट इज़ इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो करंट विल बी प्रोड्यूस इन अ डायरेक्शन सच दैट इट विल डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कम होते जा रहा है, क्यों कम होते जा रहा है, क्योंकि मैग्नेट ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग, तो करंट विल बी प्रोड्यूस इन अ डायरेक्शन सच दैट इट विल ट्राई टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो करंट की डायरेक्शन ये ऐसी रहेगी, और यहाँ पे है करंट की डायरेक्शन ये ऐसी रहेगी। दोनों इफेक्ट में, दोनों सिचुएशंस में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि दोनों में कॉज जो है वो अपोजिट कॉज है, एक में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है और इसमें जो है फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो ये था आपका लेंज लॉ, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए ये नेगेटिव साइन आई है, ऐसा प्रीवियस सिलेबस में दिया था। आगे एप्लीकेशन ऑफ लेंज लॉ, मोशन ऑफ अ मैग्नेट टूवर्ड्स द लूप। तो मोशन ऑफ अ मैग्नेट टूवर्ड्स द लूप के बारे में डिस्कशन मैंने पहले ही कर लिया है। बेसिकली जो स्टेटमेंट वो अभी मैंने पढ़ी, मैंने पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश की बाय यूजिंग दिस एग्जांपल। तो ये जो मोशन ऑफ द मैग्नेट है ये यहाँ पे उन्होंने पेज नंबर 267 में एक एप्लीकेशन आपके सामने रखी है, इसे आप ज़रा पढ़ लो, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। नाउ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ऑन विच लॉ द लेंज लॉ इज़ बेस्ड ऑन। सो लेंज लॉ इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हमें दिखाई देता है, एनर्जी कंजर्वेशन इन लेंज लॉ। तो वी हैव, ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या है, कि हाउ लेंज लॉ इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उन्होंने जो एग्जांपल दिया है, जो उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, मैं थोड़ा सा अलग पहले एग्जांपल दूंगा और फिर जो उन्होंने बताया वो हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो व्हाट इज़ एनर्जी कंजर्वेशन इन लेंज लॉ। तो अभी जो हमने लेंज लॉ देखा, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहाँ से आ गया, ध्यान से देखो। मान लो कि फिर से वही एग्जांपल दे देता हूँ, जो पहले एग्जांपल दिया था उसको फिर से एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ये एग्जांपल कुछ ऐसा था
कि ये नॉर्थ पोल जो है ये कॉइल है और ये नॉर्थ पोल जो है ये नज़दीक आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, तो फ्लक्स विल इंक्रीज, ये जो फ्लक्स है ये बढ़ेगा, इसमें से ऐसे पास होने वाला। सो करंट विल बी इंड्यूस इन सच अ डायरेक्शन दैट इट विल अपोज द इंक्रीज इन फ्लक्स। तो करंट इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, ये वाले डायरेक्शन में। तो क्या होगा, यानी करंट की वजह से ये करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो अगर मैं देखूँ तो इसे मैं ऐसे पकड़ता हूँ तो यहाँ पे नॉर्थ पोल आ रहा है और यहाँ पे साउथ पोल आ रहा है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस करंट। और ये नॉर्थ जो है ये इस नॉर्थ को अपोज करता है, दैट्स व्हाई इट इज अपोजिंग द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, या फिर चेंज रादर इट इज अपोजिंग द कॉज। ये उनका कहना था कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कैसे रहेगा, ये ऐसे। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये ऐसे ऊपर जाएंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से ऊपर जा रही है बिकॉज ऑफ दिस करंट। तो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा रहेगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। पर अगर मैं ये एज्यूम नहीं करता कि नहीं, लेंज़ लॉ इज नॉट बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब इसी सिस्टम को मैं ना थोड़ा हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करता हूँ, इसी सिस्टम को मैं हॉरिजॉन्टल बना देता हूँ। कैसे, ये मेरा नॉर्थ है और ये साउथ है, एंड दिस इज माय कॉइल, ठीक है। सो द फ्लक्स इज इंक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन, सो देयर विल बी करंट इंड्यूस्ड लाइक दिस। पर अगर ऐसा नहीं हुआ, करंट अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है, मान लो करंट इज इंड्यूस्ड इन द सेम डायरेक्शन सच दैट द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ करंट इज लाइक दिस। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ करंट, ये करंट की डायरेक्शन है, ये ऐसे जा रहा है करंट, ठीक है। सो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा रहेगा, यानी दिस विल बी द नॉर्थ एंड दिस विल बी द साउथ। तो क्या हो जाएगा, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से सुनना इस बात को। मैंने ये केस को साइड में रखा है, एक्चुअल दिस इज द केस, ये ऐसा होता है। बट अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं होता है, करंट शुड बी इन दिस डायरेक्शन, तो क्या होगा। तो मैंने मैग्नेट को थोड़ा सा मूव किया इस साइड में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। उसकी वजह से मान लो कि करंट इस डायरेक्शन में सेट होता है, और अब ये नॉर्थ और साउथ हो जाएगा। ये किसकी वजह से हुआ नॉर्थ और साउथ, ये हुआ इस करंट आई की वजह से जो इसमें इंड्यूस हुआ है, ठीक है। करंट इंड्यूस होता है ये तो हमें पक्का पता है, हमने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए उसके लिए। तो और एक करंट की डायरेक्शन मैंने एज्यूम की, मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको मानता हूँ, ठीक है। सो इन दैट केस मैंने मैग्नेट को जस्ट पुश किया, जस्ट पुश करने से थोड़ा सा मैंने ऐसे सामने लेके जा रहा हूँ उसको धीरे धीरे, तो नॉर्थ एंड साउथ ऐसे जनरेट हो गए। अब क्या हो गया, अब ये साउथ जो है ये इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, तो ये साउथ जो है ये नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, तो मैग्नेट अपने आप अभी आगे जाएगा, यानी मैग्नेट विल गेन सम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। क्यों, अब मुझे इसके आगे पुश करने की ज़रूरत ही नहीं, मैं पुश यानी एकदम ज़ोर का धक्का नहीं दे रहा उसे, मैं उसे धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ तक आने के बाद ऐसा पता चला कि वो अपने आप जा रहा है, अब उसे पुश करने की ऐसी खास ज़रूरत नहीं है, एंड इट इज़ गेनिंग द एनर्जी ऑन इट्स ओन। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज क्रिएटिंग द एनर्जी, दिस इज क्रिएटिंग एनर्जी। मैंने कोई इसको एनर्जी दी भी नहीं है, ये अपने आप जा रहा है, इट इज क्रिएटिंग द एनर्जी, इसमें अपने आप काइनेटिक एनर्जी आ गई है। दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो इसलिए ये सही डिस्कशन है, और ये ऐसा नहीं होता, तो ये दैट्स व्हाई वी आर फॉलोइंग energy conservation in Lenz law. So Lenz law is basically based on law of conservation of energy. एक और चीज़ यहाँ पे उन्होंने डिस्कस कर ली है कि मान लो हम यही केस एज्यूम करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल इज नाउ इनफाइनाइट, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। और अगर फ्लक्स इनफाइनाइट हो गया तो करंट इंड्यूस जो है वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एंड दिस इंक्रीज इन फ्लक्स इज़ वेरी लार्ज, उसकी वजह से करंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ये डिस्कशन उन्होंने बुक में दिया है, पढ़ लेना। सो उनका ये कहना है, जो डिस्कशन उन्होंने आपके टेक्स्ट बुक में दिया उस हिसाब से बता रहा हूँ कि मान लो यही केस हो रही है, करंट जो है वो इस डायरेक्शन में सेट हो रहा है, तो फ्लक्स विल इंक्रीज कंटिन्यूसली टू द इनफाइनाइट एक्सटेंट। उसकी वजह से करंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा हीट लॉस यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर गर्म होता है, कंडक्टर गर्म हो रहा है, दैट मीन देयर इज़ अ लॉस ऑफ हीट, यानी हीट एनर्जी आप प्रोड्यूस कर रहे हो।
हीट एनर्जी आप प्रोड्यूस कर रहे हो बट यहाँ से आप कोई एनर्जी दे ही नहीं रहे हो, ये अपने आप आगे जा रहा है, ये अपने आप आगे जा रहा है, तो फ्लक्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, फ्लक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो देयर इज़ अ कंटिन्यूस जनरेशन ऑफ हीट एनर्जी, यू आर क्रिएटिंग हीट एनर्जी विदाउट गिविंग एनी एडिशनल एनर्जी, आपने हीट एनर्जी बना दी है, यू हैव क्रिएटेड हीट एनर्जी। अगेन दिस इज अगेंस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और यही बात उन्होंने इस डिस्कशन में कही है। थोड़ा सा डिस्कशन उनका लेंदी है या थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, मुझे कुछ खास ऐसा नहीं जमा वो डिस्कशन, बट एनीवे मैंने अपनी भाषा में आपको बताने की कोशिश की। जो बेसिकली जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा ये दिया है CBSE बुक में, और ये उन्होंने अपने मन से दे दिया कुछ तो, बट एनीवे दोनों का मतलब सेम है, वो गलत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा सिंपल और कर सकते थे वो। तो इससे हमें क्या पता चला कि लेंज लॉ इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट्स इट, यही है। इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन भी उन्होंने एक्सरसाइज में दिया, तो कैसे लिखना है ये मैं बता दूंगा आपको बाद में। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो क्या है, लेट मी सी, लेंज लॉ एंड फैराडेज लॉ। देखो इसमें वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं उसे ज़रा समझ लेते हैं। व्हाट इज आवर बेसिक इक्वेशन, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। फ्लक्स का मतलब रहता है इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड ए, प्रोडक्ट, हाँ, बट इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट। सो फ्लक्स इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, यस एरिया वेक्टर। तो अब अगर ये मेरी कॉइल है तो उसका जो एरिया वेक्टर है मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ, व्हाट इज एरिया वेक्टर, अगर ये एरिया है, ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर टू द एरिया रहता है ना, ये रहता है उसके डायरेक्शन, दिस इज एरिया, परपेंडिकुलर टू द एरिया इज बेसिकली डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया। यहाँ पे हमें एरिया को एज अ वेक्टर क्वांटिटी लेना पड़ेगा। सो इन दिस केस अगर ये मेरा एरिया है और मैं राइट हैंड रूल अगर देखूँ तो एरिया का जो डायरेक्शन है वो मैं ये ले लेता हूँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया। और मैग्नेटिक फील्ड भी आप देख सकते हो, एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। सो इन दिस केस डी फाई बाई डी टी इज बेसिकली माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी एंड ए। यहाँ पे B इज चेंजिंग, क्यों B क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि मैग्नेट आप नज़दीक लेके जा रहे हो, बट एरिया इज कांस्टेंट। सो माइनस ए डी बी बाई डी टी, ठीक है। जो डिस्कशन उन्होंने किया ना वही मैं बता रहा हूँ। नाउ अब ध्यान दो, यहाँ पे एरिया इज पॉजिटिव, ठीक है, डी बी बाई डी टी। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, क्यों इंक्रीजिंग, क्योंकि ये मैग्नेट नज़दीक लेके जा रहा हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, यानी डी बी बाई डी टी ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, बट देयर इज अ नेगेटिव साइन, यानी जो RHS है, RHS इज निगेटिव, RHS इज निगेटिव। अब करंट की डायरेक्शन हम पहले निकाल लेते हैं कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर ये फ्लक्स बढ़ रहा है, सो करंट विल बी इंड्यूस इन अ डायरेक्शन सच दैट इट विल अपोज द इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स। सो करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। सो करंट जो है वो ऐसे फ्लो होगा, ठीक है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे रहेगा। सो हियर इट विल बी नॉर्थ, इट विल बी साउथ, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ करंट आई। करंट देखो, करंट जो है ना वो ऐसे जा रहा है इन दैट कॉइल। सो मेरे हिसाब से, मेरी डायरेक्शन के हिसाब से करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उन्होंने यही पकड़ा, ये जो एंटी क्लॉकवाइज है करंट, दैट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे हैव टेकन इट एज निगेटिव, एंड दैट्स व्हाई वी आर हैविंग दिस निगेटिव साइन इन दिस इक्वेशन। बस यही इन्होंने कहा है कि ये जो निगेटिव है ना इसका मतलब यही है। बट कंसेप्चुअली आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है कंसेप्चुअली, कि जो करंट जो जनरेट होगा या EMF जो इंड्यूस होगा, इट विल बी इन द डायरेक्शन सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच हैज़ प्रोड्यूस दैट करंट या फिर विच हैज़ इंड्यूस दैट करंट। तो अपोज करने का मतलब क्या होता है, अपोज करने का मतलब ये होता है कि करंट जो है वो खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा विच विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस चेंज। व्हाट इज द चेंज, चेंज इज इंक्रीज इन फ्लक्स, तो वो फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। और अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो करंट उस डायरेक्शन में जनरेट होगा, सो दैट
फ्लक्स विल इंक्रीज। तो ये कंसेप्ट बस आप दिमाग में रखो, ये कंसेप्ट अगर आप दिमाग में रखते हो तो ये डायरेक्शन आप डिराइव कर सकते हो, क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ गिवन लूप। एक एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, बट ये कंसेप्ट बस याद रखना। और ये जो टॉपिक है ना, लेंज लॉ एंड फैराडेज लॉ, ये डिस्कशन मुझे नहीं लगता आएगा, क्योंकि जो डिस्कशन उन्होंने लिया है कुछ एब्रप्टली कुछ तो बताया है। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम नेगेटिव लेंगे, ऐसा कहीं पर भी हमें दिखा नहीं, इससे पहले वाली थियरी में भी कहीं पर भी नहीं है। इसलिए ये डिस्कशन है ना, ड्रॉप ही कर दो, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। एनीवे, बट ये कंसेप्ट ज़रूर याद रखना कि वॉट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये मैं यहाँ पे भी बता चुका हूँ और यहाँ पर भी बता चुका हूँ, इससे पहले भी बता चुका हूँ। तो अब कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं ऑन दिस कंसेप्ट और फिर हम आगे के टॉपिक्स पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक लूप है ABCD। देखो, हमेशा लूप या कॉइल जो है वो हमेशा सर्कुलर होनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट मे हैव एनी शेप बट इट शुड बी अ क्लोज्ड सर्किट। ये क्लोज सर्किट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये एक लूप है ABCD और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप समझ गए होंगे, इट इज़ इनसाइड द बोर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इट इज़ डायरेक्टेड इनसाइड द बोर्ड, क्योंकि ये क्रॉस है यहाँ पे। तो अब और एक चीज़ है, ये एरो, यानी मैं इस लूप को ऐसे मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लेके जा रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड बस यहीं तक है, ये इतना ही है मैग्नेटिक फील्ड, और वो अंदर जा रहा है और मैं इस लूप को ऐसे बाहर लेके जा रहा हूँ। द मोशन ऑफ द लूप इज़ डाउनवर्ड सो दैट इट इज़ मूविंग आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो आप मुझे बताओ कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। तो सबसे पहले अगर ये लूप बाहर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, इसका मतलब ये है कि द फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप विल गो ऑन डिक्रीजिंग। द फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप विल गो ऑन डिक्रीजिंग। तो करंट ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा सो दैट ये जो डिक्रीज होने वाला फ्लक्स है उसे वो मेंटेन करे, उसे वो बढ़ाए। तो ऐसे अंदर जाने वाला फ्लक्स जो है ना वो कम हो रहा है, तो करंट ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस होगा कि ये अंदर जाने वाला फ्लक्स बढ़ेगा। सो मेरे ख्याल से मैं अगर ऐसा करता हूँ, अगर ये डायरेक्शन में बोलता हूँ ABCD A, ये डायरेक्शन अगर मैं रखता हूँ, सो इन दैट केस मान लो ये डायरेक्शन में एज्यूम करता हूँ, तो इन दिस केस जो फ्लक्स है वो ऐसे बाहर आ रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, फ्लक्स बाहर आ रहा है, ये नहीं वो ये वाले फ्लक्स को भी और कम कर रहा है। तो दिस कैन नॉट बी द डायरेक्शन, इट शुड इंक्रीज द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स विच इज़ गोइंग इनसाइड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है इनिशियल वो ऐसे इनसाइड है। इन दैट केस सॉरी, ये नहीं रहेगी डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी लाइक दिस। तो अब देखो, अगर मैं AB को ऐसे पकड़ता हूँ, सो मैग्नेटिक फ्लक्स उस करंट की वजह से ऐसे अंदर जाने वाला रहेगा। यहाँ पर भी ये ऐसा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो ऐसे अंदर जाने वाला रहेगा। यानी बाय मूविंग दिस लूप डाउनवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ADCBA। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये ऐसे करंट फ्लो होगा सो दैट इट मेंटेन्स द फ्लक्स थ्रू दैट लूप। उसका उल्टा, अगर मैं इस लूप को अंदर लेके जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अपोजिट। नाउ इट विल बी ABCD सो दैट इट अपोजेस द कॉज विच हैज़ प्रोड्यूस्ड इट। तो ये था एक सिंपल सा एग्जाम्पल, बट ये एग्जाम्पल्स कई बार CBSE में JEE में आ चुके हैं और ये कंसेप्ट अभी आपको उन्होंने रखी है, यानी ये कंसेप्ट पहले भी थी, बट अब जिस तरह से उन्होंने एक डिस्कशन, बहुत ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पे रख दी। देखो पहले क्या था, लेंज लॉ बस एक स्टेटमेंट थी और उसकी वजह से वो नेगेटिव साइन उन्होंने बाद में लेंज लॉ के बाद ऐड कर दी थी, बस इतना ही था। इतना सारा डिस्कशन वहाँ पे बिल्कुल नहीं था, बट अब ये डिस्कशन उन्होंने ऐड कर दिया है। इसका मतलब ये होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो ऐसे कुछ लूप्स दिखाए जाएंगे, ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड दिखाए जाएंगे और ये बोलो कि ये लूप में कौन सी डायरेक्शन रहेगी, ये लूप बाहर जा रहा है तो उसमें क्या डायरेक्शन रहेगी, ये लूप अंदर जा रहा है तो उसमें क्या डायरेक्शन रहेगी। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। सो बी रेडी विद दिस, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी डाउट है तो डाउट सेशन में पूछना ना भूलें, ये पक्का क्लियर कर लो आप, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज अनदर डिस्कशन विच इज़ फ्लक्स ऑफ द फील्ड। तो इसमें यहाँ पे उन्होंने एरिया वेक्टर के बारे में बात की है। तो मान लो मैं एक छोटा सा एरिया पकड़ता हूँ, कोई भी ऐसा एक एरिया है और ये एरो जो है दैट मीन्स आई एम ट्रैवर्सिंग थ्रू दिस एरिया इन दिस डायरेक्शन।
तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूँ और मैं राइट हैंड स्क्रू रूल यूज़ करता हूँ, तो ये एरो की डायरेक्शन में अगर फिंगर्स टर्न करता हूँ तो एरिया की जो डायरेक्शन है वो ऐसी है आपकी तरफ, टू आउट ऑफ द बोर्ड, ये ऐसी डायरेक्शन है एरिया की। अगर मैं ट्रैवर्स करता हूँ अपोजिट डायरेक्शन में, एरिया को मैं कंसिडर करता हूँ अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवर्स करता हूँ, तो डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया इज इनसाइड द बोर्ड। मैं ऐसा राइट हैंड रूल, स्क्रू रूल अगर यूज़ करता हूँ, बेसिकली ये राइट हैंड हम वेक्टर्स के लिए भी यूज़ करते हैं, तो ये राइट हैंड रूल अगर मैं ऐसा राइट हैंड में ऐसा टर्न करता हूँ, ये फिंगर्स में ऐसे टर्न करता हूँ, तो फिंगर थंब इज इनसाइड एंड द डायरेक्शन ऑफ एरिया इज ऑल्सो इनसाइड। तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एग्जैक्टली कौन सी लेनी है, इसका जो कन्फ्यूजन है वो यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर लिया है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी डायरेक्शन में आप एरिया को ट्रैवर्स करते हो, कि कौन सी डायरेक्शन में आप एरिया को ऐसे प्रदक्षिणा लगाते हो। वो हम बोल सकते हैं कि इस एरिया को मैं ऐसी प्रदक्षिणा लगा रहा हूँ तो उसकी जो डायरेक्शन है वो इनसाइड द बोर्ड है, और अगर मैं प्रदक्षिणा लगा रहा हूँ ऐसी डायरेक्शन में, सो इट इज़ आउटसाइड द बोर्ड। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे उन्होंने एरिया वेक्टर के बारे में दी है। अब मान लो कि ये एक कॉइल है, ठीक है, ये ऐसे कॉइल है और इसको मैं ऐसे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, ये ऐसे, अगर मैं ऐसे ट्रैवर्स कर रहा हूँ तो ये ऐसा, तो एरिया वेक्टर जो है वो ऐसा हो जाएगा। इट इज़ नॉट डायरेक्शन ऑफ करंट, इट इज़ नॉट डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ पे हम डायरेक्शन ऑफ करंट की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो अगर ये एरिया को मैं ऐसे प्रदक्षिणा लगा रहा हूँ, ऐसे ट्रैवर्स कर रहा हूँ अराउंड दिस एरिया, सो डायरेक्शन ऑफ एरिया इज लाइक दिस। और अगर मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि देयर इज अ एंगल थीटा इन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड एरिया ए। इन दैट केस अभी मैंने बताया आपको कि फ्लक्स इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया, सो इट इज बी ए कॉस थीटा, इट इज बी ए कॉस थीटा। याद रखना एरिया वेक्टर इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू दैट एरिया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट is it is ba cos theta. Now if your magnetic field is not constant, if your magnetic field is not constant, it is dependent on time. That means magnetic field is function of time. So I will write phi as bt a cos theta. ऐसा क्यों लिखा मैंने? Because magnetic field is function of time. So अब ऐसा एक यहाँ पे मुझे दिखाई देता है, तो अगर मैं छोटा सा एक पार्ट कंसिडर करता हूँ एरिया का, एरिया डी ए, तो इसके लिए जो फ्लक्स है वो है, सॉरी, इसके लिए जो फ्लक्स है फाई, दैट इज बी इंटू डी ए। सो डी फाई मैं उसको बोलता हूँ, और टोटल फ्लक्स जो चाहिए मुझे इतने एरिया का, सो टोटल फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी ए। Total flux is integration of BdA. This dA is a very small, infinitesimally small area. तो उसका जो फ्लक्स है वो है BdA, ये बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट रहेगा। और मुझे अगर टोटल फ्लक्स चाहिए तो इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ BdA। इसमें भी अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, इन दैट केस आई कैन राइट टोटल फ्लक्स एज इंटीग्रेशन ऑफ BT डी ए, और ये वेक्टर ही रहेगा। तो ऐसा कुछ है आपके पास? यस, ऐसा है, यस। तो ये है इक्वेशन 12.9। ऐसा यूनिट ऑफ ईएमएफ इज ई एंड ईएमएफ ई इज वोल्ट, एंड फ्लक्स का जो यूनिट है, ऐसा यूनिट फ्लक्स का यूनिट है वेबर। फ्लक्स का ऐसा यूनिट जो रहेगा दैट विल बी वेबर, और ई जो रहेगा उसका है वोल्ट। बट ई यहाँ पे कैसे आया? सो ई आया यहाँ पे ऐसे कि नाउ आई कैन राइट ई इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। सो इट इज डी बाय डी टी ऑफ, आई कैन राइट बी टी ए कॉस थीटा, या फिर आपके बुक में दूसरा कुछ एक्सप्रेशन रहेगा, इट इज डी बाय डी टी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ बी टी डी ए, ये वाला। So E is also equal to d by dt of integration of bt dA।
तो ये थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। कुछ नहीं, उसमें सिर्फ ऐसा दिया जाएगा बी विल बी गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम, यानी बी इज़ फंक्शन ऑफ टाइम, और आप अभी उसका EMF इंड्यूस कितना होता है एट सो एंड सो टाइम, t इज इक्वल टू 2 सेकंड, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे कितना EMF इंड्यूस होता है, ये डिराइव करो। ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स हमें आ सकते हैं। सो डोंट वरी, हम वो न्यूमेरिकल्स बड़े ही आसानी से कर लेंगे। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, चैप्टर बहुत टफ नहीं है। जो डिस्कशन उन्होंने किया ना वो बहुत टफ कर दिया था। हालांकि आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट लिटिल बिट इन ईजी वे। अब फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सो अभी के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू कर देंगे।